দেশের ঘাটে বন্দরে রাস্তাঘাটে এক মারামারি আর হত্যা যজ্ঞ পরিচালিত হবে। जिन लोगों को लगता है कि केवल चुनाव के लिए बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार का मुद्दा उछाला जा रहा है, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देख लीजिए कैसे बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं के मंदिरों को बैन करने की धमकियां दी जा रही हैं। सुन लीजिए इस भड़काऊ मौलाना को। प्यारे हाजिरीन, मेरे भाइयों, अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो वो दिन दूर नहीं जैसे फासिस्ट सरकार के खिलाफ जनता इकट्ठा हुई थी, जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की थी, वैसे ही वो दिन दूर नहीं अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो रास्ते पर हत्याएं होंगी, माहौल खराब होगा। जनगण बंचित হয়েছে, এই দেশের জনগণ জুলুমের শিকার হয়েছে। बांग्लादेश में सिर्फ ये अकेला मौलाना नहीं जो हिंदुओं के मंदिरों का नामो निशान मिटाने की बात कह रहा है, ऐसे कट्टरपंथियों की जमात बांग्लादेश में भरी पड़ी है। अब आप इस पुलिसकर्मी को सुनिए जो जय श्री राम का नारा लगाने से इतने गुस्से में है कि पीड़ित हिंदुओं को ही दंगाई बताने पर आमादा है। জয় শ্রীরাম বলে তারা স্লোগান দিয়েছে। এছাড়া আমাদের ফেসবুকে এই সংক্রান্ত যে বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা, সেখানকার যে সম্পৃক্ততা সেটা এবং গোয়েন্দা তথ্য সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি ইসকন সমর্থকরাই এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে। আমরা জেনেছি তারা ইসকন সমর্থক আর কি। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की हदें पार कर दी गई हैं, लेकिन जमात की गोद में बैठी यूनुस सरकार को हिंदुओं का दुख दर्द और आंसू दिखाई नहीं देता। तभी तो कोई भी आता है हिंदुओं को धमका कर चला जाता है, मारपीट करके चला जाता है। लेकिन अब बांग्लादेश का हिंदू भी शांत नहीं है, बांग्लादेश के पुजारी भी शांत नहीं है और बांग्लादेश में सनातन को मानने वाला बच्चा बच्चा अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है, जिसकी आवाज बन रहा है इस्कॉन मंदिर और मंदिर से जुड़े पुजारी जो लगातार हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि कोई तुम्हें एक मारे तो पूरी ताकत से जवाब दो, क्योंकि किसी कट्टरपंथी के आगे झुकना नहीं है। সংঘবদ্ধ হন, বিভক্তি থেকে বেরিয়ে আসুন। আজকে যারা বিভক্তি एकजुट हो जाएं, एक साथ बाहर आएं। आज जो लोग हिंसा के जरिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उस लिहाज से मैं आपको कह रहा हूं कि भविष्य अंधकार में है, सनातन समाज जाग उठा है। मैं कई इलाकों में घूमा हूं, जो नफरत पैदा हो रही है उससे कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप लोग इस अभियान के साथ जुड़िए और एकता की शपथ लीजिए। আপনাদেরকে বলবো আপনারা এই অভিযাত্রায় সঙ্গে সংযুক্ত হবেন। बांग्लादेश में आज वही स्थिति बनती जा रही है जो एक समय पाकिस्तान के अंदर बनी थी और हिंदुओं को मारा काटा गया था। बांग्लादेश आज उसी मोड़ पर आकर खड़ा है जहां मानवता मर चुकी है, धर्म और ईमान मर चुका है और मर चुका है लोकतंत्र। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मानवता की दुहाई देने वाले पश्चिमी देश और यूनाइटेड नेशन भी आज हिंदू अत्याचार के मुद्दे पर आंखें मूंदे हैं और किसी को भी हिंदुओं का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से कट्टरवाद चरम पर है, उसके बाद मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुओं पर हिंसा राउंड 2 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस्कॉन मंदिर पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दी गई है कि आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में धोती कुर्ता पहनने तक पर रोक है, कपड़े भी आप अपनी मर्जी के नहीं पहन सकते, धोती कुर्ता पहनना चाहते हैं नहीं पहन सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि माथे पर तिलक लगाने पर, टीका लगाने पर भी रोक लगा दी गई है कि अगर आप माथे पर तिलक लगाना चाहते हैं तो आप नहीं लगा सकते हैं। भजन गाना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, भजन नहीं गा सकते हैं, उस पर रोक है। हिंदुओं को इस्कॉन मंदिर में ना जाने के लिए कहा गया है, धमकी दी गई है कि इस्कॉन मंदिर में ना जाए। इस्कॉन पर बैन अगर नहीं लगा तो सरेआम हत्याएं कर दी जाएंगी। कट्टरवादी इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। इस्कॉन पर अगर बैन नहीं लगाया जाता है तो कत्लेआम होगा। आप जरा खुद सोचिए, हद हो चुकी है। खुलेआम खुले मंच से धमकियां दी जा रही हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी खतरे में है, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है कि वो अपनी मर्जी से मंदिर नहीं जा सकता है। अगर वो धोती कुर्ता पहनना चाहता है तो धोती कुर्ता नहीं पहन सकता है, माथे पर तिलक नहीं लगा सकता है, प्रभु का भजन नहीं गा सकता है। यानी कि लगातार
जो परेशानियां हैं और जो जीवन है हिंदुओं का वो खतरे में है। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में यही एक बड़ी वजह है कि कहा जा रहा है कि क्या ये राउंड 2 है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे थप्पड़बाजी कांड की। तो देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दरअसल ये जो कहावत है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के ऊपर एकदम फिट बैठती है। आपने देखा होगा राजस्थान के टोंक में बीते दिन क्या हुआ। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था, जिसके बाद बीते दिन उनकी गिरफ्तारी हुई और बीती रात पूरी जो है वो हवालात के भीतर नरेश मीणा की गुजरी है। अब आगे क्या होगा? दरअसल जो तेवर है नरेश मीणा के वो अभी भी लगातार गर्म ही दिख रहे हैं, उसमें नरमी नहीं आई है, पुलिस को भी हड़का रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के दबंग निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की गूंज आज भी गूंज रही है। उपचुनाव की वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर जो गलती की उसकी सजा पुलिस ने उन्हें दे दी और दिखा दिया हवालात का रास्ता। समर्थकों के बवाल के बीच गुरुवार को पुलिस ने थप्पड़बाज नरेश मीणा को पकड़कर हवालात में डाल दिया। पूरी रात उनकी हवालात में कटी, लेकिन दबंग और थप्पड़बाज नरेश मीणा की अकड़ नहीं गई। नरेश मीणा लोगों को और अपने समर्थकों को भड़काने का काम लगातार कर रहा है। पुलिस की कस्टडी से नरेश मीणा ने ऐसा पोस्ट किया है जिस पर अब बवाल मच गया है। नरेश मीणा ने धमकी भरे लहजे में प्रशासन को धमकाते हुए लिखा है कि मेरे साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस बर्बरता वाला व्यवहार बंद कर दे, क्योंकि अभी तो ये चिंगारी सिर्फ देवली उनियारा में ही उठ रही है, जिसकी जिम्मेदार टोंक के कलेक्टर और भजनलाल सरकार है। अगर पुलिस ने ये बर्बरता वाला व्यवहार बंद नहीं किया तो ये चिंगारी पूरे राजस्थान में चप्पे चप्पे में उठने में ज्यादा समय नहीं लगेगी, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। नरेश मीणा ने यह धमकी फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है, लेकिन जब से उनका ये धमकी भरा पोस्ट सामने आया है, प्रशासनिक अमले से लेकर देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि एक तरफ जहां नरेश मीणा धमकी पर धमकी दिए जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नरेश मीणा अभी भी धमकी देता नजर आ रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि हम कह रहे हैं कि थप्पड़बाज की गुंडागर्दी अभी भी जारी है। लेकिन नरेश मीणा आखिर है कौन, ये भी जरा आप जान लीजिए। सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं आरोपी नरेश मीणा। नरेश मीणा को छोटा किरोड़ी लाल भी कहा जाता है। जिस तरीके के उनके तेवर हैं उसको देखते हुए नरेश मीणा पर हत्या के प्रयास समेत 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि क्राइम हिस्ट्री है पूरी। साल 2003 में राजनीतिक करियर की शुरुआत नरेश मीणा ने की। 2017 में खून में किरोड़ी लाल मीणा का तिलक कर चर्चा में आए थे। खून से तिलक किया था। नरेश मीणा की पहचान बागी नेता के रूप में होती है। उनके मन की ना हो तो बागी बनने में देर नहीं लगाते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि बागी नेता के रूप में उनकी पहचान होती है। इस बार भी जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो साहब बागी बन गए। नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया देवरी उनियारा सीट से। और यही एक बड़ी वजह है कि नरेश मीणा लगातार सुर्खियों में कभी ना कभी किसी न किसी चीज को लेकर बने रहते हैं। और इसी बीच जब आपको बता दें, टोंक की जो कलेक्टर है सौम्या झा, उन्होंने नरेश मीणा के आरोपों को लेकर सीधे तौर पर नकारा है और कहा ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। क्या कुछ का आपको दिखाते हैं। मैम, सबसे पहले जो 2 दिनों में तस्वीर हम लोगों ने देखी वो बहुत परेशान करने वाली। ऐसी तस्वीरें कोई उम्मीद नहीं करता। अभी मौजूदा स्थिति कैसी है इलाके में? आप लोग लगातार जा रहे हैं, पेट्रोलिंग भी की जा रही है। अभी मौजूदा हालत क्या है मैम? मौजूदा हालात बिल्कुल सामान्य हैं
कुछ समर्थकों के द्वारा जो कहीं कहीं जाम लगाया गया था वो भी खुल चुका है। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। हमारी काफ़ी पुलिस की कंपनियां हैं जो पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी चप्पे चप्पे पे लगाए गए हैं, वो भी हमें पल पल की खबर दे रहे हैं। स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। मैम, विवाद किस चीज़ को लेकर शुरू हुआ? एसडीएम जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं, उस समय वो इलेक्शन ड्यूटी पर भी थे, एक पोलिंग स्टेशन में जाते हैं, कहा सुनी क्या हुई? क्योंकि आपके पास भी वो रिपोर्ट पहुंची होगी। विवाद कैसे शुरू हुआ और विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि एक शख्स आगजनी तक करवा देता है? 100 से ज़्यादा गाड़ियां जलवा दी गई, बाइकें थी उसमें शामिल, लोगों के घरों में तोड़फोड़ हुई। विवाद